क्या आपको पता है कि एक समय पर उत्तर प्रदेश में कास्ट पॉलिटिक्स की मोनोपोली को तोड़ना, हिंदूज को यूनाइट करना, लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना और माफिया राज को खत्म करना उतना ही डिफिकल्ट माना जाता था जितना ब्रह्मास्त्र फिल्म में ढंग के डायलॉग ढूंढना। लाइट उस रोशनी का नाम है जो हम सबके अंधेरों से बड़ी है। बड़ा पिद्दी डायलॉग है सर। पिद्दी? मैंने लिखा है। अरे बाबा क्या लिखा है, क्या लिखा है? या अनुभव सिन्हा की वेब सीरीज में आतंकियों के असली नाम ढूंढना। लेकिन 2010s के दशक में एक ऐसे नेता का राइज हुआ जिसने ये सभी इम्पॉसिबल काम यूपी में कर दिखाए। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करना है। हम सबको इस भाव के साथ एक बार पुनः बढ़ना होगा। क्यों नहीं, कौन ताकत है जो आपको रोक सकता है मंदिर बनाने से? अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसमें बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी आप देखते रहिए बस। आज हम बात करेंगे इसी शख्स की जिसके नाम से गुंडे माफिया में खौफ बैठा हुआ है। सत्ता के संरक्षण में पल रहे गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की प्रयागराज में मेडिकल के लिए ले जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। Vikas Dubey has been shot dead in an encounter as he was trying to escape from the scene. याद करिए, जो लोग पर्व और त्योहारों में पत्थरों पैदा करके यहाँ की कानून व्यवस्था को व्हील चेयर में लाने का काम करते थे, आज स्वयं व्हील चेयर में पड़े हुए हैं और सांस लेने के लिए तरस रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला। जिस स्टेट में दंगे रोजमर्रा की बात होती थी, वहाँ पिछले 7 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ है। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। अगर वो व्यवधान डालेगा हम उसको गोली से समझाएंगे, व्यवधान डाल करके दंगा कराएगा तो गोली उसको समझा देगी। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं जो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके, धमकी की बात तो दूर, वो सड़कों पर चल सके। और अगर किसी ने दुस्साहस किया, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया, तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को देखते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेजी। ये शख्स सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक प्रो हिंदू यूनिटी के ब्रांड एम्बेसडर की तरह उभरा है। आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। कि अयोध्या और काशी के बाद अब हम मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कुछ लोगों का मानना है कि 2024 के इलेक्शंस के बाद शायद बीजेपी को नए लीडर्स और नए आइडियाज की जरूरत है। तो एक ऐसे समय पर जब पॉलिटिकल पार्टीज इंडियंस को कास्ट के नाम पर बांटना चाहती हैं कि हमें हिंदुस्तान का एक्सरे करना है। डरो मत, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत। एक यंग अग्रेसिव लीडर का राइज हुआ है जो इंडियंस को एकजुट रखना चाहता है, और आज उनका यही संदेश फिर से पूरे देश में गूंज रहा है। तो आज हम बात करेंगे योगी आदित्यनाथ की, बीजेपी के यंग जनरेशन के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक की। क्या योगी तैयार है मोदी के बाद बीजेपी की लीडरशिप की बागडोर संभालने के लिए और भारत जैसे डाइवर्स देश को एकजुट और डेवलप करने के लिए? हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक काफी यंग एज में ही 1990s में अपना घर बार छोड़कर अयोध्या राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हो गए थे। इसी दौरान वो गोरखनाथ मठ के मुख्य महंत अद्वैतनाथ के शिष्य बन गए थे। वो शिव जी के एक बहुत बड़े भक्त थे, मतलब असली वाले भक्त, राहुल जी जैसे पार्ट टाइम भक्त नहीं थे। जहां वो ऑड डे पर भक्त हैं, खुद को हिंदू के तौर पर प्रोजेक्ट कर उसका लाभ लेने से वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, लेकिन इवन डे पर ऐसी चीजें बोलते हैं। असम को आरएसएस के चड्डी वाले नहीं चलाएंगे। नरेंद्र मोदी कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी समुद्र के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं। इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है
जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। गोरखनाथ मठ की लीडरशिप भी उस समय अयोध्या राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और इन्हीं एक्टिविटीज के थ्रू उनका आरएसएस से भी कनेक्शन बना और इस वजह से योगी आदित्यनाथ 1998 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और उसी साल गोरखपुर से पहली बार सांसद भी चुने गए। उन्होंने अपनी विचार बीजेपी की हिंदुत्व विचारधारा के साथ मिलाई और तब से लगातार गोरखपुर से एमपी चुने जा रहे हैं 1999, 2004, 2009 और 2014 में भी। योगी आदित्यनाथ ने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट किया था जिसके मुख्य उद्देश्य थे हिंदू युवाओं को हिंदुत्व के मामलों में सक्रिय बनाना। यह ऑर्गेनाइजेशन हिंदू राइट्स की और हितों की रक्षा के लिए जानी जाती थी। फॉर एग्जाम्पल लव जिहाद के मुद्दों पर भी उन्होंने काफी प्रदर्शन किया था। हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा और प्रमोशन के लिए प्रोग्राम्स और कैंपेन्स भी चलाए थे जैसे रामनवमी और हिंदू तीजों का विशेष आयोजन। इन्होंने इलीगल स्लॉटर हाउसेस, इलीगल काउ स्मगलिंग के खिलाफ भी बहुत प्रदर्शन और विरोध किया है और यूपी जैसे स्टेट्स में इलीगल काउ स्मगलिंग की बहुत बड़ी इशू है जहां पर कई फार्मर्स जिनकी पूरी लाइवलीहुड उनके कैटल पर डिपेंडेंट है, इन्हीं कैटल को अक्सर स्मगलर चोरी करके ले जाते हैं। कई फार्मर्स ने और कई पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान गंवाई है इन कैटल स्मगलर्स को रोकते हुए। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, चाहे 2013 का एग्जांपल हो, 2015 का एग्जांपल हो, जहां पर कैटल स्मगलर से जूझते हुए पुलिस वालों ने और फार्मर्स ने अपनी जान गंवाई है। अब युवा वाहिनी के ऊपर कुछ एलिगेशंस भी है, कुछ कंट्रोवर्सीज भी हैं। उनके ऊपर कंट्रोवर्सी है कि 2007 में गोरखपुर में जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं का नाम भी इस कम्युनल वायलेंस के चक्कर में आया था। वैलेंटाइंस डे के दौरान न्यूज आउटलेट्स ने यह रिपोर्ट किया था कि हिंदू युवा वाहिनी के मेंबर्स ने कपल्स को डरा धमका के पार्क्स और पब्लिक जगह से भगाया था, जो कि सीधे सीधे गलत है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जब योगी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं उसके पहले उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स का क्या हाल था। देखिए, उत्तर प्रदेश में उस समय पर सपा और बीएसपी दो पार्टीज के बीच में जनरली मुठभेड़ होती रहती थी। ये एक ऐसा समय था जहां लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बुरी प्रॉब्लम थी। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे माफिया डॉन बेसिकली उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करते थे और इन लोगों के ऊपर अलेजिडली पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े बड़े लीडर्स का हाथ भी था। यहाँ पर करप्शन के भी बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स होते थे, जैसे कि माइनिंग स्कैम, जब अखिलेश सरकार के ऊपर इलीगल माइनिंग के एलिगेशंस आए थे जिसमें रूल्स को वायलेट करके माइनिंग लाइसेंसेस दिए गए थे। A big breaking news now coming in. It is trouble for Akhilesh Yadav because the Central Bureau of Investigation has now started a probe in the illegal mining case. गोमती रिवर फ्रंट स्कैम था जिसमें काफी करप्शन और इरेगुलरिटीज के इल्जाम लगे थे। CBI has registered a fresh case to probe the alleged irregularities in the Gomti River project, which took place during Akhilesh Yadav's tenure. लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी लैंड स्कैम था जिसमें जमीन एलोकेशन में इरेगुलरिटीज के इल्जाम लगे थे। रिक्रूटमेंट स्कैम था जिसमें गवर्नमेंट जॉब्स में खासकर पुलिस और टीचर रिक्रूटमेंट में काफी इरेगुलरिटीज के इल्जाम लगे थे। सिलेक्शन प्रोसेस में फेवरेटिज्म और ब्राइबरी के एलिगेशंस लगे थे। बहुत बुरी तरह से कास्ट बेसिस पर बटी हुई थी। समाजवादी पार्टी का मेन वोटर बेस था यादव कास्ट। यादव कम्युनिटी जो उत्तर प्रदेश की 9% बेसिकली पॉपुलेशन है, उस वोट को समाजवादी पार्टी ने डोमिनेट किया हुआ था। उसके ऊपर से मुस्लिम वोटिंग ब्लॉक को भी कंसोलिडेट करके, जिसकी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में नियरली 19% है, तो बेसिकली उन्होंने एक यादव मुस्लिम का वोट बैंक बनाया हुआ था जिससे बेसिकली उनको 30% वोट ऐसे ही पॉकेट में मिल जा रहा था, जिस वजह से उनका काफी वर्चस्व बना हुआ था उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में। फिर बहुजन समाज पार्टी काफी दलित सेंट्रिक पॉलिटिक्स करती थी। शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जिनकी 21% नियरली पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश में, उन पर फोकस करके उनके वोट्स को जमा करके अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाई थी। बीएसपी के बारे में इंटरेस्टिंग ये था कि वो काफी सोशल इंजीनियरिंग भी करते थे, जैसे कि इनका मेन वोटर बेस भले ही शेड्यूल कास्ट हो, इन्होंने अपर कास्ट और ओबीसी कम्युनिटीज में भी आउटरीच किया था समय समय पर इलेक्शंस में फायदा पाने के लिए। बेसिकली इन पार्टीज के हेडे पर कास्ट एफिलिएशंस का क्लियर इन्फ्लुएंस था इलेक्टोरल आउटकम्स पे। इनका गोल था कि हिंदू वोट को बेसिकली किसी तरह से तोड़ दिया जाए, यूनिफाई ना होने दिया जाए, कास्ट के बेसिस पर बेनिफिट्स ऑफर किए जाए और मुस्लिम वोट को पूरी तरह से कंसोलिडेट किया जाए, किसी भी तरह से मुस्लिम वोट को टूटने ना दिया जाए। और इस डिवाइड एंड रूल के बेसिस पर ये लोग इलेक्शन जीता करते थे। लेकिन 2014 में मोदी की जीत के बाद ये इक्वेशन थोड़ा सा बदलने लगा। बीजेपी ने डेवलपमेंट और हिंदुत्व का एक डबल अटैक किया कास्ट पॉलिटिक्स पर और उन्होंने नॉन यादव ओबीसीज और नॉन जातव शेड्यूल कास्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। उत्तर प्रदेश के कास्ट मैट्रिक्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझना शुरू किया और इसका रिजल्ट हुआ 2017 का असेंबली इलेक्शंस, जिसमें
कि काफी बैलेंस तरीके से हिंदू सोसाइटी की अलग अलग कम्युनिटीज को रिप्रेजेंटेशन दिया गया बीजेपी के द्वारा, और इस इलेक्शन में बीजेपी को हिंदू कम्युनिटी का काफी कंसोलिडेटेड वोट मिला, अपर कास्ट का वोट भी मिला, ओबीसी का वोट भी मिला, शेड्यूल कास्ट का वोट भी मिला, जिस वजह से 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के असेंबली इलेक्शंस में एक बहुत ही हिस्टोरिकल जीत दर्ज की। और किस तरह से हिंदू सोसाइटी के सभी कम्युनिटीज को बेहतर रिप्रेजेंटेशन देकर हिंदू सोसाइटी को यूनाइट किया है उत्तर प्रदेश में योगी ने और बीजेपी ने, इसको हम थोड़ी देर में समझाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने हिंदुत्व के अलावा भी उत्तर प्रदेश की डेवलपमेंट की है। उन्होंने फोकस किया उत्तर प्रदेश में, जिस तरह मोदी ने गुजरात को डेवलप और ग्रो करने पर फोकस किया, यही फोकस योगी का उत्तर प्रदेश में भी रहा है। सबसे पहले उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम शुरू किया, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो और गंगा एक्सप्रेसवे जैसे मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ताकि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी बेहतर बढ़े। लखनऊ और नोएडा जैसे सिटीज में मेट्रो प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपैंड करने की कोशिश की जा रही है। लखनऊ मेट्रो के साथ साथ कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, गोरखपुर, झांसी, मेरठ, इन सभी शहरों में भी मेट्रो की परियोजनाओं को हम लोगों ने डीपीआर बना करके भारत सरकार को प्रेषित कर दी हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो रिसेंटली कंप्लीट करके डेवलप हुआ है, और 21 एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एक्सपैंड किया जा रहा है। इनका गोल है एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर भी स्टेट में डेवलप करना और नोएडा में एक नई फिल्म सिटी डेवलप करना। ये उत्तर प्रदेश में पावर जनरेशन कैपेसिटी 5600 मेगावाट से नियरली 9000 मेगावाट तक इन्होंने इंक्रीज की है, और इनका गोल है कि पावर जनरेशन नियरली 13000 मेगावाट तक इंक्रीज की जाए। सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी एक्सपैंड किया गया है, जिसको 300 मेगावाट से बढ़ाकर 2500 मेगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी कर दी गई है। उसके बाद योगी की पॉपुलैरिटी का एक और बड़ा रीजन रहा है लॉ एंड ऑर्डर को फिक्स करना। उनकी बुलडोजर पॉलिसी बहुत फेमस हुई है, जहां पर दंगे करने वाले लोग या इलीगल माफिया से रिलेटेड जो लोग हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को बुलडोज कर दिया जाता है, ताकि वो आगे क्राइम करने के पहले 1000 बार सोचे। देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। अब कई लोगों ने आर्ग्यू किया है, और आई थिंक उनके कुछ पॉइंट सही भी हैं, कि इस तरह से प्रॉपर्टी डिमोलिश कर देना कितना फेयर है। आप ये इलीगल प्रॉपर्टी पहले बनने ही क्यों देते हो अगर इसको बाद में तोड़ना ही है तो। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी आर्ग्यू किया है कि देखिए, इस पॉलिसी से एंटी सोशल एलिमेंट्स में डर तो बैठा है। इलीगल स्लॉटर हाउसेस पर भी बैन एनफोर्स किया गया है। Yogi Adityanath government in Uttar Pradesh has approved an ordinance to prevent cow slaughter in the state. 1,60,000 नए पुलिस पर्सनल को पिछले 7 सालों में रिक्रूट किया गया है। 2 लाख सरकारी नौकरी, जिसमें से 60,200 से अधिक नौजवानों को पुलिस की भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में चालू है। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज लखनऊ में एस्टैब्लिश किया गया है। स्मार्ट पुलिसिंग इंप्लीमेंट की जा रही है, जिसमें टेक सैवी, ट्रेंडी, स्ट्रिक्ट, सेंसिटिव, मॉडर्न, मोबाइल और अकाउंटेबल बनाया जा रहा है। और पुलिस फोर्स को ऑलमोस्ट 1700 एंटी रोमियो स्क्वाड्स डेवलप किए गए हैं, ताकि औरतों के साथ जो छेड़छाड़ होती है, उन पर जो असॉल्ट्स और अटैक्स होते हैं, वो कम किए जाएं। 1600 पुलिस स्टेशंस में विमेन सपोर्ट डेस्क क्रिएट किए गए हैं। 18 जोनल ऑफिसेज में विमेन साइबर क्राइम सेल्स डेवलप किए गए हैं। 1500 पुलिस स्टेशंस में 10,000 से ज्यादा औरतों के बीच डेवलप किए गए हैं। विमेन एंड चाइल्ड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया है उत्तर प्रदेश में। औरतों और बच्चों के खिलाफ जो क्राइम्स होते हैं, उसमें कन्विक्शंस भी बढ़े हैं। पुलिस ट्रेनिंग की कैपेसिटी ट्रिपल की गई है पिछले 7 सालों में, और इसका रिजल्ट ये हुआ है कि पिछले 7 सालों में एक भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में। डकैती के क्राइम 87% कम हुए हैं। रॉबरी 72% कम हुई है। मर्डर 40% कम हुए हैं। किडनैपिंग ऑलमोस्ट 70% कम हुआ है, और औरतों के ऊपर असॉल्ट नियरली 25% कम हुआ है। अब आपके जो भी ख्याल हो कि किस तरह के स्टेप्स योगी गवर्नमेंट ले रही है क्राइम्स को कम करने के लिए, लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि भाई रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है। योगी गवर्नमेंट ने माफिया, डॉन और गैंग मेंबर्स से नियरली 4000 करोड़ के इलीगल एसेट्स भी जब्त किए हैं। और योगी गवर्नमेंट क्रिमिनल गैंग्स और माफिया के पीछे तो ऐसे पड़ गए हैं जैसे फिर हेरा फेरी में वो गोरिल्ला जॉनी लीवर के पीछे पड़ जाता है। जब सपा राज में यूपी के कैराना गांव से 250 फैमिलीज यूपी छोड़कर भाग गई थी समाजवादी पार्टी के गुंडों के डर से, वो भी योगी के राज में वापस आ गए हैं। समाजवादी के काल में जो एक्सटॉर्शन और माफिया राज था, वो बेसिकली योगी ने ऑलमोस्ट पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और कई बड़े बड़े माफिया डॉन को निपटाया भी है, चाहे विकास दुबे हो। दुबे को लेकर मध्य प्रदेश से कानपुर लौट रही थी जब उनकी एक गाड़ी पलट गई, जिसके बाद विकास दुबे ने भागने की कोशिश की और पुलिस की कार्रवाई में अभियुक्त की मौत हो गई। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। वो यूपी के बांदा जेल में बंद था और अपने गुनाहों की
सजा काट रहा था। तो हमने देखा है कि इन्होंने कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट को प्रायोरिटाइज किया है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर को इंप्रूव करने को प्रायोरिटाइज किया है, और ये भी देखते हैं कि किस तरह से हिंदुत्व का इस्तेमाल करके जो उत्तर प्रदेश की सोसाइटी कास्ट पर इतनी बुरी तरह से बटी हुई थी उसको भी यूनाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सिंबॉलिक मेजर्स तो ऑब्वियसली देखे ही हैं कि बीजेपी ने राम मंदिर बनवाया है, काशी विश्वनाथ की इतनी बढ़िया रेनोवेशन की है, जो हमारे घाट है उनको डेवलप किया है, और काशी और मथुरा के मंदिरों को रिक्लेम करने का मूवमेंट भी चल रहा है। लेकिन ऑन द ग्राउंड भी अगर आप देखें तो उन्होंने बहुत क्लियर एक्शंस लिए हैं हिंदू सोसाइटी की हर एक कम्युनिटी को अपनी पार्टी में और सोसाइटी में बेहतर रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से भी बेहतर तरीके से। ये हम डेटा से आपको दिखाएंगे। एक मेहता सिंह सोशल इंडेक्स डेवलप किया गया था जो 1991 टू 2019 के बीच में हजारों उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस के कास्ट बैकग्राउंड्स को स्टडी करता है, और उन्होंने पाया था कि 2019 के जनरल इलेक्शंस में बीजेपी के 69% एमपीज नॉन अपर कास्ट के थे, जो कि इंडिया में उनकी एक्चुअल पॉपुलेशन से भी परफेक्टली मेल खाता है, वो भी 69% है। इसमें 37.2% ओबीसी, 14.1% शेड्यूल ट्राइब और 17.4% शेड्यूल कास्ट से आते थे। इनफैक्ट 2019 के जनरल इलेक्शन में 57.5% जो बीजेपी के लोकसभा कैंडिडेट्स थे वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट थे। 2017 असेंबली इलेक्शंस में 52.8% जो कैंडिडेट्स थे बीजेपी के वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट थे। 2020 में 50% जो ऑफिस बेरर्स थे बीजेपी के वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट थे। नियरली 50% योगी आदित्यनाथ की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट से आती थी। 35.6% उनके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रेसिडेंट थे वो ओबीसी और शेड्यूल कास्ट है। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू नलिन मेहता एंड द मेहता सिंह सोशल इंडेक्स, योगी आदित्यनाथ की जो कैबिनेट है वो कास्ट लाइंस पर सपा से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है। तो उन्होंने सिंबॉलिक तरीके से ही नहीं बल्कि एक्शन लेकर हिंदू सोसाइटी की अलग अलग कम्युनिटीज को बेहतर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की है, सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी से भी ज्यादा बेहतर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की है। तो हिंदुत्व सिंबॉलिक तरीके से ही नहीं बल्कि एक्शन लेकर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और इन एक्शंस की वजह से ही योगी आदित्यनाथ इतने बोल्ड और इतने अनअपोलोजेटिक तरीके से हिंदुत्व को प्रमोट करते हैं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि भारत में। उन्होंने हाल में ही एक काफी बड़ा स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में जो चल रहा है हिंदुओं के साथ उस पर टिप्पणी दी थी और ये कहा था, कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, कि भाई सोशल डिवीजन की वजह से हिंदुओं का इतना बुरा हाल हो रहा है ऐसे देशों में। जो प्रॉब्लम्स हिंदुओं के साथ बांग्लादेश में हो रही है वो इंडिया में कतई नहीं होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पहले ये भी कहा है कि उनका मानना है कि सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में एक ऐसा धर्म है जहां अलग अलग सेक्ट्स और मेथड्स ऑफ वर्शिप हैं और उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। धर्म तो दुनिया में एक ही है, वह है सनातन धर्म। बाकी धर्म नहीं है, मत है, पंथ है, उपासना विधि है। उन्होंने ये भी कहा है कि सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। उनके हिसाब से इंडिया ऑलरेडी एक हिंदू राष्ट्र है, भले ही एक सेक्युलर स्टेट हो। उनका मानना है कि जो लोग हिमालय से लेकर अरेबियन सी वाली धरती पर पैदा हुए हैं वो सभी हिंदू हैं, सिविलाइजेशनली और कल्चरली उनका रिलीजन कुछ भी हो। सबसे पहली बात यह कि हिंदू राष्ट्र से हमारा मतलब क्या है। हिंदू कोई मत, कोई मजहब, कोई संप्रदाय नहीं। ये हमारी सांस्कृतिक एकता को जो हिमालय से समुद्र पर्यंत तक के विस्तृत भूभाग के अंदर जन्मे हुए लोग ये अपने आप में हिंदू कहलाते हैं। और उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि भारत का हर नागरिक हिंदू है। उन्होंने पार्ट टाइम हिंदू राहुल गांधी को भी इसी बात पर एक्सपोज किया है। तो क्या मतलब है अवसरवादी बन करके घर में बैठ करके आप जो है जनेऊ लगाएंगे और बाद में जब बाहर जाएंगे तो टोपी लगा करके फिर उसमें टेकने लग जाएंगे। ढोंग और पाखंड है, ये ढोंग और पाखंड भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है। लव जिहाद के केसेस के बारे में भी उनके काफी बोल्ड व्यूज रहे हैं कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजोरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। इसीलिए योगी ने उत्तर प्रदेश में एंटी कन्वर्जन और एंटी लव जिहाद लॉज भी लागू किए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद मामले में जो आज बैठक हो रही थी, यानी अध्यादेश जो है वो पास कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है। धर्मांतरण का नाम इसे दिया गया। 1 से 5 साल तक की इसमें सजा हो सकती है। और साथ ही कन्वर्जन माफिया की प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चलवाए हैं। और इसके अलावा किसी भी पब्लिक प्रोग्राम या जुलूस में होने वाले शक्ति प्रदर्शन, हथियार के यूज को रोकने के लिए योगी जी ने भी काफी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है लोगों को। किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि
यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी। और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा, ब्याज स्वरूप। उनका गोल है कि लॉ एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। सड़क पे उतर के गुंडागर्दी कोई भी नहीं करेगा, चाहे किसी भी समुदाय से आते हों। और साथ ही ईद और बाकी फेस्टिवल्स पर भी नॉन परमिटेड एनिमल्स के सैक्रिफाइस पर बैन लगाया गया है। योगी आदित्यनाथ ने बकरीद समेत दूसरे त्योहारों से पहले ही अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। योगी ने कहा है कि बकरीद पर किसी भी हाल में सड़क पर नमाज नहीं होनी चाहिए, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार संभव हो पाया है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी। नमाज के लिए स्थान जो उनका इबादत गाह है, मस्जिद है, ईदगाह है, वहीं पर धार्मिक कार्यक्रम या मजहबी कार्यक्रम हो पाएंगे, सड़कों पर नहीं होंगे। योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर अधिकारियों को क्या निर्देश दिए? ऑर्डर नंबर 1, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। ऑर्डर नंबर 2, प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 3, खुले में पशुओं की कुर्बानी नहीं होगी। ऑर्डर नंबर 4, कुर्बानी के दौरान सफाई रहनी चाहिए। सड़कों पे कोई नमाज नहीं होती है, सड़कें आवागमन के लिए। एक समय पर ऑपोजिशन स्पेशली लालू जी और मुलायम सिंह योगी को साधु बाबा कहकर मजाक उड़ाते थे। साधु बाबा, साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हम लोग आए। आपका काम है, नहीं, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी। लालू जी बैठिए। उसी ऑपोजिशन की हिपोक्रेसी को योगी ने एक्सपोज किया है। जिनके मन में आज के प्रति सद्भावना नहीं, दिखावटीपन है, जो राम के अस्तित्व को नहीं मानते, तो कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानते, जिन लोगों के मन में भारतीयता के प्रति कोई सम्मान का भाव नहीं, जिन लोगों के मन में ये कोई भाव नहीं कि दुनिया के किसी कोने में कोई हिंदू प्रताड़ित हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठा सके, क्योंकि उसमें भी उन्हें लगता है कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो कहीं यहाँ उनका वोट बैंक न खिसक जाए। सीएए को भी उन्होंने पूरी तरह से सपोर्ट किया है। कांग्रेस का वास्तविक चेहरा देश और दुनिया के सामने आ गया है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत या किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। यह तो भारत का मानवता को एक संदेश है। उन कट्टरपंथियों के दबाव में क्यों आ रही है जो मानवता के दुश्मन हैं? कांग्रेस का यह वक्तव्य मानवता के खिलाफ है, मानवीय संवेदना को रौंदने वाला है और कांग्रेस के बर्बर चेहरे को प्रदर्शित करता है। और जिस तरह से जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं वो मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट कर रही हैं और हिंदू वोट को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, उसके खिलाफ योगी की जो गवर्नमेंट है वो इसी अपीजमेंट के खिलाफ हिंदूज को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। योगी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों को सस्पेंड करके स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में लिया है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद राज्य में शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड्स को भंग करने की घोषणा की गई। ईडी और सीबीआई के थ्रू वक्फ की सारी प्रॉपर्टीज के इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स दिए हैं। After the decision on the unregistered madrasas and the survey of it, now Yogi Adityanath government has decided to survey with a big decision on the properties of the Waqf board. योगी ने 1989 में बनाया गया वक्फ से रिलेटेड एक एक्ट कैंसिल भी कर दिया है जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर करने में मदद करता था। पाकिस्तान पर उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग व्यूज दिए हैं। पाकिस्तान का अल्टीमेट गोल है कि इंडिया में उसको विलय होना ही है। आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है। या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। उनका गजवाए हिंद के सपने देखने वालों से कहना है कि ये सपना ही रहेगा कयामत के दिन तक। जो लोग सपना देख रहे हैं गजवाई हिंद का, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, ये नया भारत है। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टिकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। गजवाई हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। कांग्रेस के कास्ट सेंसस का भी उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में विरोध किया है। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं। इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर
बहुसंख्यक समाज को सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। हमारा स्लोगन तो पहले दिन से है सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। ये जातिवाद की राजनीति ने यूपी की दुर्गति की है और बिहार की भी दुर्गति की है। यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट दिया है। और देखिए जो उन्होंने खासकर ये डिवीजन वाली बात बोली है कि बटेंगे तो कटेंगे, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो सभी इंडियंस को याद रखनी चाहिए। आप देखिए 18th सेंचुरी में अंग्रेजों ने किस तरह से डिवाइड एंड रूल करके हम पर 150 साल राज किया था। हिंदूज के डिवीजन की वजह से 1857 का जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था उसको अंग्रेज दबा पाए थे। अगर यूनाइटेड होते तो 1857 में ही इनको लात मार के बाहर निकाल देते। हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स भी अगर हम देखें तो हमको बहुत सारे मिल जाएंगे। बांग्लादेश का रिजल्ट तो अभी ताजा है। अगर हिंदूज डिवाइडेड रहते तो शायद पाकिस्तान कट के अलग नहीं होता, बांग्लादेश कटकर अलग नहीं होता और आज वहां पर बांग्लादेश के हिंदुओं की ये हालत नहीं हो रही होती। हमारे घर के अंदर ही कश्मीर का एग्जांपल है। अगर हिंदूज यूनाइटेड रहते, अगर अपने रीजन में, अपने लैंग्वेज में, अपने कास्ट में बटे हुए नहीं रहते तो शायद वो देखते कि 1990s में कश्मीर के हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और उसको रोकने की कोशिश करते। 30 सालों तक हमारे कश्मीरी भाई बहनों को इग्नोर नहीं करते। हिंदूज इतने डिवाइडेड रहे थे, इसीलिए राम मंदिर बनने में 500 साल लग गए। काशी और मथुरा के मंदिर अभी भी हिंदुओं के पास नहीं लौटे हैं, जबकि वो इतने पावन स्थल हैं हिंदुओं के लिए। वक्फ बोर्ड आज भी हिंदुओं की प्रॉपर्टी हड़प रहा है। नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, ट्राइबल एरियाज में कन्वर्जन भारी मात्रा में हो रहा है। अगेन ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एज अ कम्युनिटी हिंदूज यूनाइटेड नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, वो अपने कास्ट ग्रुप में फंसे हुए हैं, अपने लैंग्वेज ग्रुप में फंसे हुए हैं, अपने रीजनल ग्रुप में फंसे हुए हैं। हमें सिर्फ इनसे मतलब है कि भाई हमारे कास्ट को क्या मिल रहा है। अभी अगर लोकसभा के इलेक्शंस की बात भी की जाए तो रिजर्वेशन के मिसलीडिंग क्लेम्स की वजह से हिंदू फिर से बट गए। Congress once again today, Rahul Gandhi in a rally reiterated that if the BJP comes to power, they will do away with reservation by amending the constitution as well. जिसके चलते यूपी में बीजेपी का वोट शेयर 2019 के 49.6% से घटकर 41.4% हो गया था। यूपी की अपीजमेंट और कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से लोकसभा इलेक्शन में इंडी ब्लॉक को 92% मुस्लिम वोट मिले और 82% यादव वोट मिले। रिजर्वेशन वाली स्टेटमेंट्स को सुनकर 56% नॉन जातव दलितों ने और 25% जातव दलितों ने इंडिया अलायंस को वोट दिया, जिसके चलते 2019 में 62 सीट जीतने वाली बीजेपी 2024 में सिर्फ 33 सीट ही जीत पाई। हिंदुओं का सेक्रेट प्लेस अयोध्या भी नहीं बचा पाए, जहां पर उन्होंने हाल में ही राम मंदिर बनवाया था। और इसमें देखिए मुस्लिम कम्युनिटी से भी हिंदूज को सबक सीखना चाहिए। मुस्लिम्स में भी देखिए कितने कास्ट डिविजन है, उनमें भी अशराफ कम्युनिटी है, अजराल कम्युनिटी है, अजलाफ कम्युनिटी है, और किस तरह से अशराफ कम्युनिटीज जो है वो बाकी कम्युनिटीज पर कितना डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि वोटिंग के टाइम पर हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी एक ब्लॉक की तरफ वोट करती है। मुस्लिम्स की इसी पॉलिटिकल यूनिटी की वजह से उनका वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल है, जो इंडिया का 3rd लार्जेस्ट लैंडलॉर्ड बन चुका है। उनकी इतनी अपीजमेंट हुई है 70 सालों तक। आर्टिकल 29 एंड 30 में उनको फेवरेबल बेनिफिट्स मिले हैं। कई हिंदू टेंपल्स आज भी गवर्नमेंट कंट्रोल में है, लेकिन क्योंकि मुस्लिम्स पॉलिटिकली यूनाइटेड हैं, इसलिए किसी की मजाल नहीं है कि मस्जिदों को गवर्नमेंट कंट्रोल में ले ले। किसी की मजाल नहीं है कि RTI जैसे कानून इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस पर लगाएं। हिंदूज पूरी तरह से पॉलिटिकली यूनाइटेड नहीं है, इसीलिए आज तक देख लीजिए यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में नहीं लग पाया है। और इसलिए मुझे लगता है कि योगी जैसे लीडर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनका फोकस है हिंदू सोसाइटी को यूनाइट करना, सोशली ही नहीं बल्कि पॉलिटिकली भी, क्योंकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हिंदूज का, हिंदूज के राइट्स के लिए, हिंदूज के बेनिफिट्स के लिए और हिंदूज के फ्यूचर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रो हिंदुत्व लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं, जिन्होंने डेवलपमेंट के साथ साथ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को भी बढ़ाया है। और खुद बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स उनकी तारीफ करते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और ये राख से बनल बारूद को योगी आदित्य। मैं समझता हूं कि ये सब सारे काम किसी भी सूरत में संभव नहीं होता। जो कुछ भी काम यहाँ पर हुए हैं उसका श्रेय मैं नहीं लेना चाहता। इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी। इनका हाइपर फोकस रहा है हिंदुत्व, हिंदू यूनिटी, डेवलपमेंट और स्ट्रॉन्ग लॉ एंड ऑर्डर पर, जो सारी चीजें इंडिया के लिए बहुत जरूरी हैं।
आपने देखा होगा सीएए प्रोटेस्ट के समय पर दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन यूपी में कुछ नहीं हुआ। फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय पर दिल्ली में दंगे हुए, लेकिन यूपी में कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टर्स समिट में इन्होंने 40 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट लाई है, और इनमें और दूसरे लोकल लीडर्स में देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है। केजरीवाल, स्टालिन, वाईएसआर, लालू, ये सब सिर्फ अपने स्टेट्स में ही मोस्टली पॉपुलर थे, लेकिन ये एक ऐसे लीडर हैं जो अपने स्टेट के बाहर भी बहुत पॉपुलर हैं। इसीलिए तो इलेक्शन के समय पर ये पूरे देश में जाके अलग अलग स्टेट्स में रैली करते हैं। इनका इतना रुतबा है अलग अलग स्टेट्स में। तो एट अ टाइम जब कुछ लोगों के अनुसार, कुछ बीजेपी वोटर्स के अनुसार बीजेपी स्ट्रगल कर रही है, कुछ लोगों के अनुसार मोदी का फटीग है देश में, तो क्या योगी एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो एक फ्रेश एनर्जी लाए बीजेपी के नेशनल सीन पर, जो बीजेपी को रिवाइव कर सके, बीजेपी में एक फ्रेश इंजेक्शन ऑफ एनर्जी डाल सके, जिनकी मोदी की तरह ही पैन नेशनल पॉपुलैरिटी है। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके हिसाब से इवेंचुअली कौन लीडर है जो बेस्ट है मोदी को रिप्लेस करने के लिए या सक्सीड करने के लिए? क्या आपके हिसाब से योगी वो लीडर है, या हेमंत बिस्वा शर्मा वो लीडर है, या आपके हिसाब से ये कोई और लीडर है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस अगेन, अगर आप हमारे शो को पसंद करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कंटेंट प्रोड्यूस करते रहें, तो प्लीज हमें जाकर पेट्रियन पर सपोर्ट करें या हमारे यूट्यूब पर मेंबर बने, क्योंकि हमने पहले भी आपसे ये कहा है, लेकिन हमारे पिछले जितने भी वीडियोस आए हैं उनमें से 8 आउट ऑफ 10 जो वीडियोस होते हैं वो डिमोनेटाइज कर दिए जाते हैं यूट्यूब के द्वारा, किसी न किसी बकवास रीजन की वजह से। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह से कंटिन्यू करते रहें, ग्रो करते रहें, ना सिर्फ हिंदी में बल्कि इंग्लिश लैंग्वेज में भी, तो हमारे आज ही पेट्रन बने या यूट्यूब पर मेंबर बने। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम।